हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में आपको क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड का एक पोएम पढ़ाएंगे जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो, जिसे कंपोज किया है अमेरिका के एक बहुत अच्छे पोएट ने, बहुत फेमस पोएट ने, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोएट थे और उन्होंने जो पोएम्स लिखे हैं उसमें कुछ पोएम्स नेचर के ऊपर है, नेचुरल चीज़ों का यूज किया है उन्होंने, और उन्होंने लोगों के सामान्य जीवन से संबंधित घटनाओं के बारे में वर्णन किया है। क्योंकि इस पोएम में भी उन्होंने लोगों के जीवन से संबंधित कुछ घटनाओं के बारे में वर्णन किया है, जिसमें उन्होंने खुद को रिप्रेजेंट किया है कि कैसे वो दुखी थे और कैसे वो उन्हें खुशी मिल जाती है। यानी जब वो दुखी थे और कुछ नेचुरल फेनोमेना होता है, कुछ नेचुरल घटनाएं होती हैं और वो खुश हो जाते हैं। तो इस पोएम के माध्यम से उन्होंने ये बताने का प्रयास किया है कि नेचुरल चीजें जिसे हम कभी कभी खराब मानते हैं, जिसे हम अपशकुन मानते हैं, यानी इल ओमेन मानते हैं, वो हमारे लिए अच्छा काम कर जाती है। जैसे इसमें कुछ वर्ड यूज किया है उन्होंने, आप देखेंगे क्रो। क्रो यानी कौवा, जो काले रंग का होता है और लोगों के लिए अपशकुन होता है, उसका आवाज भी लोगों के लिए अपशकुन होता है। इधर हेमलॉक ट्री का यूज किया है उन्होंने। हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री है, जिसे जो अच्छाई को सिग्निफाई नहीं करता, जो बुराई को सिग्निफाई करता है, जो जहरीला है, और वो ग्रीफ, सौरो और दुख को रिप्रेजेंट करता है। उसी में उन्होंने एक वर्ड डस्ट ऑफ स्नो का भी यूज किया है। इस डस्ट ऑफ स्नो का मतलब होता है, मतलब बर्फ का पाउडर, यानी बर्फ के पाउडर को यहाँ पर कवि ने हैप्पीनेस के रूप में, यानी सुख और अच्छाई के रूप में प्रकट किया है। आप इसको समझेंगे और इस रूप में उस पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ये बताने का प्रयास किया है कि कैसे नेचुरल फेनोमेना जो हमारे लिए कभी कभी नेगेटिव एनर्जी होते हुए भी हमारे लिए पॉजिटिव एनर्जी हमारे शरीर में भरती है, हमें खुश कर देती है। अब जैसे देखिए, क्रो यानी अच्छा नहीं माना जाता, अपशकुन है, या हेमलॉक ट्री अपशकुन है, यानी वो नेगेटिव एनर्जी को दर्शाते हैं। लेकिन वहीं पर डस्ट ऑफ स्नो, जिसका कलर व्हाइट होता है, वो अच्छाई का प्रतीक है। अब इन सब के माध्यम से हम चूंकि पोएम पढ़ने जा रहे हैं, पोएम को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, आपको समझाएंगे। चलिए हम शुरू करते हैं कि द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। हेमलॉक ट्री यानी पोएट बहुत उदास है, पोएट बहुत उदास है, उन्हें किसी चीज की चिंता सता रही है या बहुत ज्यादा परेशान है, वो अपसेट मूड में है और ऐसा लगता है कि उनका पूरा दिन अब अपसेट होने वाला है। और इस अपसेट मूड के साथ वो कहीं जा रहे होते हैं, वो बहुत दुख में होते हैं और कहीं जा रहे होते हैं। घटनाएं देखिएगा कि कहीं वो दुख में है, दुखी है और कहीं जा रहे हैं, और जिस रास्ते से वो जा रहे हैं उस रास्ते के किनारे एक हेमलॉक ट्री है। जो हेमलॉक ट्री अच्छाई को नहीं दर्शाता, जो बुराई को दर्शाता है, जो नेगेटिव चीजों को दर्शाता है, जो इल ओमेन को बताता है, यानी अपशकुन को बताता है। और उस हेमलॉक ट्री पर बर्फ गिरे हुए हैं, बर्फ के पाउडर गिरे हुए हैं, और उसी के एक ब्रांच पर, उसी हेमलॉक ट्री के एक डाली पर एक कौवा बैठा है। उस कौवा को भी लोगों के हिसाब से इल ओमेन माना जाता है, अपशकुन माना जाता है। तो कैसे पोएट उस रास्ते से जा रहे होते हैं और जब वो हेमलॉक ट्री के नीचे से गुजरते हैं तो अचानक नेचुरल फेनोमेना होता है, यानी वहां पर कवि को खुश होना होता है। ऐसा लगता है कि नेचर पहले से प्री प्लान की हुई हो कि कैसे पोएट को, जो पोएट दुखी है, उसे कैसे खुश करना है। एक सेंस में आप ले सकते हैं कि उस नेचर को पता है कि पोएट दुखी है और कैसे उन्हें खुश करना है, तो वो सारा प्लान बना के बैठी है। और जिन चीजों को नेगेटिव मानी जाती है, जैसे हेमलॉक ट्री और क्रो, और जैसे ही उस हेमलॉक ट्री के नीचे से गुजरते हैं, वो क्रो, जो कौवा है, वो एक डाली को, जिस डाली पे बैठा है, उसे हिलाता है, और हिलाने के साथ साथ बर्फ का जो पाउडर है वो पोएट के शरीर पे गिरता है। और जैसे ही वो बर्फ का पाउडर पोएट के शरीर पे गिरता है, पोएट को आंतरिक सुख और शांति का आभास होता है, अच्छा एक्सपीरियंस होता है। यानी जो दुख उनके मन में था, जो समस्याएं उनके साथ थी, वो समस्याएं अचानक दूर हो जाती हैं। यानी जिन चीजों को, जिन नेचुरल चीजों को
इल ओमेन माना जाता है, अपशकुन माना जाता है, वो यहाँ पर पॉजिटिव रोल प्ले करती है। यानी जैसे क्रो और हेमलॉक ट्री ये पॉइजनस ट्री होता है और क्रो इल ओमेन होता है, इसके बावजूद भी क्रो का डाली हिलाना, ब्रांच हिलाना और उस पर से बर्फ का पाउडर गिरना और एक दुखी व्यक्ति के ऊपर गिरा, यानी पोएट जो दुखी थे उनके ऊपर बर्फ का पाउडर गिरता है और उनका मन खुश हो जाता है, इसे नेचुरल फिनोमेना कहेंगे। यानी उस समय जो डस्ट ऑफ स्नो था यहाँ पर पॉजिटिव रोल खेलता है, पॉजिटिव रोल है इसका, जो पोएट को खुश करने का काम करता है। अब जो नेक्स्ट स्टेंजा है, has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued। यानी I had rued मेरे उस दिन का कुछ ऐसा पार्ट है, उस दिन का जो समय है वो जिसे मैंने ऐसा लगता था कि मैं उसे बर्बाद कर दिया है, मैं उसे खराब करने वाला हूँ। यानी मैंने पहले से अपने दिमाग में चिंताएं भरी हैं, परेशानियां भरी हैं और उन परेशानियों की वजह से जो सारा दिन है, जो पार्ट ऑफ डे है वो खराब होने वाला है। अब वो दिन अच्छा कैसे होगा? देखिए अचानक नेचर का एक प्लान है, नेचर का प्री प्लान है, उसने उन नेगेटिव चीजों के माध्यम से पोएट को खुश कर दिया, जिसे पोएट भी एक इंसान थे और ये जो चीजें हैं वो इंसान के लिए नेगेटिव चीजों को दर्शाती हैं, लेकिन वो नेगेटिव चीजें यहाँ पर उसके लिए पॉजिटिव थिंकिंग को लाते हैं, पॉजिटिव चीजों को रिप्रेजेंट करती हैं और पोएट वो खुश हो जाता है। यहाँ पर पोएट ने मानव के जीवन से संबंधित कि मानव कैसे कभी दुख होता है, कभी सुखी में चला जाता है, कभी उसे दुख होता है, कभी सुख होता है। अब नेचुरल चीजें भी मानव को खुश कर देती हैं, नेचुरल चीजें मानव के लिए कितना उपयोगी होती हैं ये पोएट ने यहाँ बताने का प्रयास किया है। ये लाइनें आपको समझ में आ गई होंगी। जैसे फिर से मैं आपको बता दूं सबरी के रूप में कि कैसे पोएट बहुत उदास हैं और वो कहें एक रास्ते से जा रहे होते हैं, अचानक जिस रास्ते से जा रहे होते हैं उस रास्ते के किनारे एक हेमलॉक ट्री है जिसे नेगेटिव चीजें मानी जाती हैं, जिसे इन ओमेन माना जाता है और उसी के ऊपर जो बर्फ का पाउडर गिरा हुआ है और एक डाली पर कौवा बैठा है, कौवा उस डाली को हिलाता है और बर्फ का जो पाउडर है वो पोएट के शरीर पे गिरता है और पोएट वहां खुश हो जाते हैं। इससे ये प्रूव होता है कि नेचुरल चीजें कभी कभी जो जिसे हम अच्छा नहीं मानते वो हमारे लिए अच्छा प्रूव होती हैं, जहां पर हम बुरा मानते हैं वो हमारी भलाई का काम करती हैं। जैसा कि पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट के साथ होता है, उन्होंने नेचुरल चीजों के साथ, नेचुरल फेनोमेना के साथ ऐसा लगता है कि नेचर ने प्लान बनाया है कि अब एक व्यक्ति दुखी है उसे कैसे खुश करना है। अब अगर हम नेचर की बात करें, इस पोएम से हटके भी बात करते हैं, तो लगभग जितने भी पोएट्स जिन्होंने नेचुरल चीजों के बारे में बात किया वहां पर कहीं जहां पर वो दुख है नेचुरल चीजों को देखकर खुश हो जाते हैं, नेचुरल चीजों को देखकर खुश हो जाते हैं। यानी कि नेचर जो है वो हमें खुशी देती है। अगर हम नेचर में हैं, अगर हम प्रकृति में हैं, अगर हम अपना जीवन प्रकृति के अनुसार जी रहे हैं तो हमें खुशी मिलेगी, दुख नहीं मिलेगा। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस पोएम के माध्यम से अपने जीवन को बताया, कैसे वो दुखी थे और कैसे उनका जो जीवन था, उनका जो एक दिन था, एक दिन का जो पार्ट था वो खराब होने वाला था, लेकिन उनके दिल को, उनके हार्ट को कितना सुकून मिला, उनका मूड अचानक चेंज हो गया। कैसे वो दुख में थे, दुख से कैसे वो सुख में चले गए, कैसे वो उनके मन में परेशानियां थी और कैसे वो अच्छाई में चले गए, कैसे उनको राहत मिला, कैसे उनकी समस्याएं दूर हो गई उस नेचुरल फेनोमेना की तरह। यानी कैसे हम इंसान परेशान होते, इससे हम सबक भी मिल सकता है, इससे हमें जानकारी मिलती है कैसे नेचर हमारे साथ रोल प्ले करती है। यानी हम कैसे परेशान होते हैं और नेचर कभी कभी हमें खुश कर देती है। यानी जिसे हम नेगेटिव मानते हैं वो कभी कभी हमारे साथ पॉजिटिव का रोल खेलता है, हमें वो बेनिफिट देता है, हमें फायदा देता है। तो मेरे ख्याल से आपको ये पोएम समझ में आ गया होगा। इसका जो मेन थीम है वो कैसे दुख से सुख की तरफ जाते हैं, अंधकार से प्रकाश की तरफ जाते हैं। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल मिलेंगे आपको, इसमें ये दिखाया गया है। ऐसे बहुत से पोएम्स हैं, जैसे वर्ड्सवर्थ का भी पोएम है, ऐसे बहुत से पोएम है जिसमें एक कवि बहुत दुख में है और नेचुरल चीजों को देखकर वो खुश हो जाता है।
अब ये मतलब मायने नहीं रखता कि वो नेगेटिविटी को दिखाती है या पॉजिटिविटी को दिखाती है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट उसके आधार पर खुश रहते हैं। अब बात करेंगे राइम स्कीम की। राइम स्कीम, इस पोएम का राइम स्कीम क्या है, जैसे राइम स्कीम कैसे देखा जाता है ये हमको बताएंगे। राइम स्कीम का मतलब इसकी जो लाइनें हैं, जो लाइनें आप देख रहे हैं, जो लाइनें हैं इसका मैच, यानी वो जो फर्स्ट लाइन है वो किस वर्ड से मैच करता है वो उसका राइम स्कीम हो जाएगा, यानी किस नंबर पे उसका राइम स्कीम छुपा है या है। जैसे हम आपको बता दें, जैसे ये क्रो, जो लास्ट इस फर्स्ट जो लाइन का जो क्रो वर्ड है, क्रो से अगर क्रो को हम ए लिखते हैं यहाँ पर, अगर इसे हम नंबर ए देते हैं तो इस क्रो से संबंधित क्रो और सुनो, यानी क्रो से सुनो मिलता है, इसे हम ए लिख देंगे। और अभी ए है, ए से शुरू किया तो निश्चित रूप से ये बी हो जाएगा। अब अगर मी बी है तो मी और ट्री दोनों का जो साउंड है वो एक जैसा मिलता है, तो हम मी के साथ ट्री को भी मिला देंगे, यानी ये भी बी हो जाएगा। यानी जो फर्स्ट स्ट्रेंजा है इसका जो राइम स्कीम है वो ए बी है। आपको समझ में आ रहा होगा। जो दूसरा स्ट्रेंजा है, अब जैसे ए बी हो गया, अब हम ए बी को छोड़ देंगे, वहां पर हम फिर नेक्स्ट जो लेटर है उसका यूज करेंगे, यानी नेक्स्ट लेटर क्या होगा, सी होगा, यानी हर्ट। हर्ट इसमें से किसी से नहीं मैच कर रहा है, ना वो क्रो से मिल रहा है, ना वो सुनो से मिल रहा है, ना वो मी से मिल रहा है, ना वो ट्री से मिल रहा है। जो हर्ट होगा वो होगा सी। अब इसे सी करेंगे, अब देखेंगे सी के बाद से सी से कौन मैच करता है, तो हर्ट से मैच करने वाला वर्ड पार्ट, हर्ट और पार्ट, यानी दोनों के लास्ट में टी आया है, टी आया ना है, लेकिन थोड़ा बहुत साउंड जो है वो सिमिलर लग रहा है, इसलिए ये एक समान है, या सी हो गया। अब उसके बाद से जो ये मूड है वो डी हो गया, और डी के साथ साथ डी से जो मैच करने वाला जो वर्ड है वो रूट हो गया, मूड और रूट। यानी हमने इसको देखा, जो इसका राइम स्कीम है वो है ए बी सी डी, ये इसका राइमिंग स्कीम हो गया, यानी इसका जो लय है वो इससे मैच करता है। आपको ये पोएम समझ में आ गया होगा। और इसके बाद हम इसके जो नेक्स्ट रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जो नेक्स्ट पोएम है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर ये पोएम आपको समझ में आया होगा, तो आप इस वीडियो को पसंद लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से दूसरे स्टूडेंट के पास शेयर करें, और जो बेल आइकन है उसको दबा दें, ताकि जो नोटिफिकेशन है हमारे नेक्स्ट वीडियो का आप तक आसानी से पहुंच जाए। धन्यवाद।